गाइस आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यस, अभी मैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का 8 स्टैंडर्ड का भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, सो 8 स्टैंडर्ड मैंने अभी शुरू कर दिया है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वेल, मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड वाले वीडियो में आपको बताया था कि 10th तक आपको सिर्फ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको 14 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के। ओके एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले लाइन के साथ। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब सोर्सेस हिस्ट्री के प्रूफ्स, एविडेंसेस। ओके चलिए। ओके, तो वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। हम लोगों ने सोर्सेस पढ़े हैं एंशिएंट और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में। वेल, आपने 7th स्टैंडर्ड में मिडीवल हिस्ट्री शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ा होगा। देन एंशिएंट 6th स्टैंडर्ड में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज मतलब इस साल से आपको पढ़ना होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हर एक हिस्ट्री में एंशिएंट हो चाहे मीडिवल हो चाहे मॉडर्न हो, उसमें सोर्सेज भी थोड़े अलग अलग होते हैं। ओके, मॉन्यूमेंट्स अलग होते हैं। देन मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, सो चलिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेज। ये तो आप जानते ही होंगे। Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audio visual are included. अभी हम 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने राजाओं के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर हम लोगों ने राजाओं के बारे में पढ़ा था। देन उनके राज्य में किस तरह का गवर्नमेंट उनकी किस तरह हुआ करती थी, लोगों का रहन सहन, लोगों की वेशभूषा, कपड़े किस तरह पहना करते थे और लोग क्या क्या खाने में पसंद करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे रोज़ाना ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह। और किले, महल, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे। इस बार थोड़ा और एक्स्ट्रा है और टीवी, इन सब चीज़ों का कैसा सोर्सेस है वो सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो चलिए मटेरियल सोर्सेस की शुरुआत करते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एट्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, किले, महल, ये सब, और प्लेसेस, जगह, और कॉइन्स, सिक्के, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और मूर्तियाँ, ये सब जो है वो सब क्या आती है, मटेरियल सोर्सेस में आती हैं हिस्ट्री के। बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। वो टाइम पे बिल्डिंग्स किस तरह हुआ करती थी, जगहें किस तरह हुआ करती थी। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री is believed as period of European, especially the British rulers and governance of princely states. Yes, इस साल आपको ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। Yes, it's very interesting topic कि उन्होंने किस तरह हम पर रूल किया और हम लोगों ने किस तरह इंडिपेंडेंस पाया। वो भी है, इंडिपेंडेंस के बारे में है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियंस का बहुत हाथ माना जाता है। ओके, यूरोपियंस इसमें आपको बहुत मिलेंगे। मतलब दूसरे देशों के लोग इंडिया में बहुत आना जाना करते थे। स्पेशली ज़्यादातर ब्रिटिश रूलर्स और गवर्नेंस और छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि टोटल 550 राज्य हुआ करते थे भारत में उस समय। 550 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स मतलब छोटे छोटे राज्य। In this period, various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains, etc. were built. और इस पीरियड में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई थी और बूस्ट हो गया था डेवलपमेंट में। ओके, और वेरियस बिल्डिंग्स बन गई थी, ब्रिजेस बन गए थे, रोड्स बन गए थे, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया था। पहले तो कुएं में लोग जाकर पानी भर के आते थे कुएं के पास जाकर, लेकिन वो टाइम पे ऐसा थोड़ा कम हो गया था और फाउंटेन्स बन गए थे। बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई थी। दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेजिडेंसेज ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स, रिवॉल्यूशनरीज, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एट्सेट्रा। और
ये बिल्डिंग्स में आती है गवर्नमेंट ऑफिसेस। वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में आकर गवर्नमेंट्स बना ली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में गवर्नमेंट बन गई थी, नहीं तो पहले राजा महाराजाओं का रूल होता था। और उनके रहन सहन का अलग घर, बड़े बड़े मैंशंस बनाए जाते थे। और रिवॉल्यूशनरीज क्रांति होती थी उनके ख़िलाफ़, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। और महल होते थे, किले होते थे जो कि और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा छोटे छोटे राज्यों पर इंडियन रूलर्स हुआ करते थे। ओके, और जेल किस तरह हुआ करती थी एंड ऑल। अमंग दीज मॉन्यूमेंट्स मैनी बिल्डिंग्स एंड आर इंटैक्ट इवन टुडे। और इन मॉन्यूमेंट्स में आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं, मतलब अवेलेबल तो सभी हैं मगर एकदम वैसी ही हैं अभी भी। Some are declared as national monument whereas some are converted into museum, for example cellular jail in अंडमान। कुछ को नेशनल मॉन्यूमेंट मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया है और कुछ को कन्वर्ट कर दिया है म्यूज़ियम में, कुछ महलों को, किलों को। ओके, फॉर एग्जांपल सेल्यूलर जेल, अंडमान में एक जेल बनाई गई थी सेल्यूलर जेल, वो आज म्यूज़ियम में बन गई है। ओके, while visiting these sites we get information about the contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic condition of that particular period. well, आप लोग ये सोच रहे ना ये सेल्यूलर जेल इन अंडमान, सेल्यूलर जेल क्या है? वो टाइम पे जब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बहुत लोग क्रांति करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे, तो ब्रिटिशों ने इंडियंस को सज़ा देने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक जेल बनाई थी। बहुत दूर थी वो इंडिया की ज़मीन से, तो उससे सेल्यूलर जेल इन अंडमान। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इवेंट था हिस्ट्री का। ओके, सो जब भी हम इन साइट्स को, इन जगहों को विज़िट करते हैं तो इनके बारे में बहुत इस हिस्ट्री के बारे में तो हम लोगों को बहुत सारी जानकारी पता चलती है। उस पीरियड के, उस समय के में क्या क्या हुआ करता था, आर्किटेक्चर, मतलब वो टाइम पे किस तरह ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, मतलब किस तरह कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। हर समय में अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। जब अभी हम लोग ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो टाइम पे एक अपना ही अलग कंस्ट्रक्शन इंडिया में होना शुरू हो गया था। मतलब यूरोपियन स्टाइल में कंस्ट्रक्शन होता था कहीं कहीं जगहों पर, जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो एक यूरोपियन आर्किटेक्चर है। और वो टाइम पे लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा हुआ करता था एंड ऑल। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेल्यूलर जेल इन अंडमान वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर बाय विजिटिंग मानी भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। Okay, so cellular jail, V.D. Savarkar. Okay, just as during the visit to cellular jail in Andaman, जब हाँ, V.D. सावरकर ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। V.D. सावरकर क्या, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो टाइम पे कैसे क्रांति हुई थी और कैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को जेल में डाल देते थे अंडमान में। और बाय विजिटिंग मानी भवन इन मुंबई, मानी भवन है मुंबई में, एक भवन है, मतलब एक पैलेस है। और सेवाग्राम आश्रम, एक आश्रम है वर्धा नाम की जगह पर। वहाँ जाकर हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है गांधीयन एरा, मतलब गांधी जी की कुछ हमको झलक मिलती है। वहाँ पर जाके उनके बारे में कुछ पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, चलिए अब ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ पूरा ख़त्म हो गया। स्टैच्यूज़ एंड मेमोरियल। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम। हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है म्यूज़ियम में, ताकि जनरेशन टू जनरेशन लोग हिस्ट्री को पढ़ सकें, समझ सकें। एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
डॉक्यूमेंट्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये पुणे में एक जगह है आगा खान पैलेस। ये बहुत ही सुंदर पैलेस है। तो यहाँ जाकर आपको ये पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी की लाइफ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल्स ऑफ मैनी पर्सनालिटीज़ वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज़। वेल, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के पीरियड में बहुत सारे मेमोरियल्स बनाए गए थे। अलग अलग पर्सनालिटीज़, मतलब जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उनके स्टैच्यूज़ और मेमोरियल्स बनाए गए थे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। मतलब जो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, तो उनके लिए स्टैच्यूज़ बना दिए जाते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में दीज स्टैच्यूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन स्टैच्यूज़ से भी हमको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने, उस इंसान ने क्या काम किया है आज़ादी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बता दूँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो उन्होंने भी आज़ादी के लिए बहुत अच्छा काम किया था, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। तो उनके स्टैचू को अगर आप देखोगे तो उधर भी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, नीचे पत्थर पे लिखा रहता है कि इन्होंने ये काम किया था। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में। ओके, अगर उसका मेमोरियल या फिर उसका स्टैचू बना दिया जाता है। द वेरियस स्टैचूज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज़। वही लिखा हुआ है कि हमको स्टैचूज़, अलग अलग स्टैचूज़ और मेमोरियल्स के बारे में हमको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने क्या काम किया था, क्या अच्छा काम किया था। द डिस्प्ले प्लेग ऑन द statue gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person. Yes, उसके स्टैचू, उसके मेमोरियल के नीचे पत्थर में बड़े शब्दों में लिखा रहता है उसका नाम, उसकी बर्थ और उसकी डेथ डिटेल्स। और उस एक ब्रीफ में लिखा जाता है कि उसने, एक समरी में लिखा जाता है कि उसने क्या काम किया था और उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, और फिर उसका स्केच भी बना दिया जाता है। ओके, चलिए अब और आगे देखते हैं क्या है। जस्ट एज द स्टैच्यूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इन्फॉर्मेशन about the concerned event period, people related to the event, etc. For example, Hotama Smarak at various places. Okay, now इससे हमको क्या पता चलता है कि जस्ट एज द स्टैच्यूज़, ऐसे ही जो स्टैच्यूज़ हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, जो कि सावित्रीबाई फुले जी के पति थे, वो लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब के मेमोरियल्स आपने देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। स्टेशंस और कोई भी पब्लिक प्लेस पे, चौक पे किसी, यस, तो विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव, जो कि वेरियस इवेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। ओके, याद करके, कुछ पर्टिकुलर इवेंट को याद करके उनका स्टैचू, उनका मेमोरियल बना दिया जाता है, जो कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है उनके काम, उनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने क्या हमारे लिए काम किया था। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है हुतामा स्मारक, मतलब स्मारक बना दिया जाता है ना किसी पर्टिकुलर चौक पे, किसी पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पे। ओके, चलिए, मटेरियल सोर्सेज यहाँ ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिटन सोर्सेज। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वेल, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, उसमें हमको पता चलता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का में क्या रिटन सोर्सेज होते थे। वेल, आपने पिछले साल 7th स्टैंडर्ड में आपने मीडिवल इंडियन हिस्ट्री का आपने पढ़ा था रिटन सोर्सेज। उसमें पोवाडाज, ओईज, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, ये सब था। लेकिन इसमें शायद इसमें वो नहीं है, इसमें है बुक्स। वो टाइम पे बुक्स नहीं होती थी, न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, बायोग्राफीज़ होते थे, फॉरेन अकाउंट्स नहीं होते थे, करस्पॉन्डेंस होते थे, पीरियोडिकल्स नहीं होते थे, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, बायोग्राफीज़ होते थे। मतलब कुछ चीज़ें वो टाइम पे भी होती थी जो इस टाइम में हुई थी, मगर कुछ नई चीज़ें आ गई थी, जैसे ऑटोबायोग्राफीज़ नहीं होती थी, न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे। वो टाइम पे न्यूज़पेपर्स नए निकले थे। ओके, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एंड द न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस न्यूज़पेपर्स में हमको क्या मिलता है? न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। न्यूज़पेपर्स हमको किसी भी पर्टिकुलर कोई इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अलॉन्ग विथ इट, detailed analysis of particular event, views of eminent people, editorials are also published.
इन्फॉर्मेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरी चीज़ें भी साथ साथ पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर में। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड। हमको न्यूज़पेपर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इकोनॉमिक, लोगों के आर्थिक स्थिति कैसे होती थी, लोगों का घर कैसे चलता था, और पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या क्या होती थी, मतलब गवर्नमेंट में क्या होता था, एंड कल्चरल हैपनिंग्स क्या होती थी, कल्चर में क्या था, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब न्यूज़पेपर में हमको मिला, लिखा, पब्लिश किया जाता था। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक दिनयान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु केसरी एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। वेल, वो टाइम पे न्यूज़पेपर्स के नाम भी अलग अलग होते थे। आजकल तो क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आपने भास्कर.com, ये आजकल के न्यूज़पेपर के नाम है जो कि आपने भी कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, आई एम श्योर। वो टाइम पे क्या होते होंगे नाम, दिनयानोदय और दिनयान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु केसरी, ये सब नाम होते थे जो कि लोगों के माइंड्स को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए इंफॉर्मेशन लिखा जाता था उसमें। ओके, थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स इन इंडिया। न्यूज़पेपर्स से, पुराने न्यूज़पेपर्स से हम लोगों को ये पता चलता है कि वो टाइम पे ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट होता था इंडिया में, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता था, और उनकी पॉलिसीज़, वो लोग क्या गवर्नमेंट में क्या हम पर लागू करते थे, कौन से कानून लगाते थे, ये सब हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ना कि न्यूज़पेपर्स पर पॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। सोशल रिफॉर्मेशन, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशली, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, या सोशली जागरूक करने के लिए, मतलब समाज में क्या क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, तो ये भी पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ पॉलिटिकली लोगों को बता दिया जाता था। रैली निकालते थे और क्रांति करते थे। ये सब भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज़ किया जाता था। ओके, द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड शतापत्रे written by लोखातीवाड़ी alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues। ये निबंधमाला, आई थिंक ये बुक होगी जो कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी और शतापत्रे जी ने लिखी है, लोखातीवाड़ी आलियास गोपाल हरी। अच्छा, ये वीकली बुक नहीं एक्चुअली, शायद न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स लिखे जाते थे जो कि वीकली आते थे। आई थिंक न्यूज़पेपर्स ही होंगे, यस, न्यूज़पेपर्स के ही बारे में बात हो रही है यहाँ पर। निबंधमाला भी एक न्यूज़पेपर का नाम होता था जो कि वीकली पब्लिश होता था और लोगों को जागरूक करता था सोशली और कल्चरल इश्यूज़ पर। ओके, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये एक न्यूज़पेपर है जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने निकाला था। ये देखिए, यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकाले थे। जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फोर्टनाइटली मूकनायक, मतलब हर 15 दिन में एक न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था मूकनायक, ये नाम रखा था। पर बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वो छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, और उन्होंने हेंस ही हैंडेड ओवर द न्यूज़पेपर टू हिज कलीग्स, और फिर उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों को ये काम दे दिया न्यूज़पेपर
हर 15 दिन में मूक नायक न्यूज़पेपर को पब्लिश करने का काम दे दिया। इन अप्रैल 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया बहिष्कृत भारत। इससे इस न्यूज़पेपर में वो लिखते थे लोगों को, जो भी ये न्यूज़पेपर पढ़ता था, लोगों को जागरूक करने के लिए, एकत्र करने के लिए, यूनिटी में लाने के लिए, ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो काम कर सकें, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो लड़ सकें। इसीलिए उन्होंने ये एक न्यूज़पेपर नया निकाला, बहिष्कृत भारत। ओके, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये लिखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड द 2 न्यू और इसके साथ साथ उन्होंने और 2 न्यूज़पेपर्स निकाले जिसका नाम था जनता एंड प्रबुद्धा भारत। ओके, वाओ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहिष्कृत भारत, सच में। मैप्स एंड ड्राइंग्स, ये रिटन सोर्सेज में दूसरा आता है न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स के बाद। मैप इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दैट मैप जो है वो टाइम पे मैप्स, आजकल तो गूगल मैप्स आ गए हैं, और वो टाइम पे तो गूगल मैप नहीं होते थे, पेपर पर ही, एक बड़े पेपर पे मैप बना दिया जाता था। वो टाइम पे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि किधर भी जाने के लिए मैप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। ओके, द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू मैप्स। और समय के अनुसार कोई भी जगह चेंज होती जाती है, उसका लोकेलिटी, उसका जो जोग्राफिकल जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो चेंज होती है। इसीलिए मैप्स के ज़रिए हम कहीं पे भी, किसी भी देश में जा सकते हैं मैप्स के ज़रिए। ओके, द सर्वे ऑफ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट established during the British period. Through scientific methods of survey, they have created maps of India, various provinces of India, cities, etc. और सर्वे ऑफ इंडिया, एक सर्वे निकला था इंडिया का, डिपार्टमेंट चालू हुआ था जो कि मैप बनाता था ब्रिटिश पीरियड में। ओके, डिपार्टमेंट निकला था मैप बनाने के लिए, और वो साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड। और वो लोग हर जगह जाकर मैप्स बनाते थे इंडिया के। छोटे छोटे राज्य जो कि प्रोविंसेस होते थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस। ओके, similarly the plans designed by the architects prove important from the view study of architecture of building as well as phases of development progress of a particular area. For example, the Department of Mumbai Port Trust has the original plan of the Bombay Port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architects and engineers. Okay, so वो टाइम पे प्लान्स भी बनाए जाते थे किसी भी सिटी को, आर्किटेक्ट किसी सिटी को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए प्लान बनाया जाता था, ये करना है, वो करना है। तो आर्किटेक्चर्स मतलब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, वो टाइम पे आर्किटेक्ट्स जो कि कंस्ट्रक्शन करते थे, ज्योमेट्री में जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं ना, उन्हें आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी इमारतों को, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो और इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स मिलके बहुत सारे प्लान्स बनाते थे मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए। वो टाइम पे तो बॉम्बे बोला जाता था ब्रिटिशों के टाइम पे, आज तो मुंबई बोला जाता है। तो वो टाइम पे प्लान्स बनाए जाते थे डेवलपमेंट करने के लिए, कि यहाँ डेवलपमेंट ये करना है, प्रोग्रेस करनी है। ओके, सो ये भी एक रिटन सोर्सेस में इंक्लूडेड है। ओरल सोर्सेज, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओरल सोर्सेज जो कि लास्ट सोर्स है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी ये जो सोर्सेज हैं, अभी आप देख रहे हो ओरल सोर्सेज, आपको मैंने 7th स्टैंडर्ड के वीडियो में भी बताया, मतलब आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ओरल सोर्सेज। फोक सॉन्ग्स, पोवाडा, नरेशंस, इंटरव्यूज़, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक पोर्स, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। इधर भी चेंजेस हुआ है। फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, वो टाइम पे मीडिवल इंडियन हिस्ट्री में, मतलब
करीब 1600 शताब्दी में 1600s में फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स, पोवाडा और ये सबसे ज़्यादा चर्चित होते थे, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन होते थे ओरल सोर्सेस में। अभी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको मिलेगा ये नरेशंस, इंटरव्यू और इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। ओके, वो टाइम पे जब ब्रिटिश, हाँ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। जब ब्रिटिशर्स हम पर बहुत ही हमसे गुलामी करवाते थे, तब इनको फ्रीडम मूवमेंट में, मतलब आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, मतलब ऐसे सॉन्ग्स बनाते थे ताकि लोगों के अंदर जोश आ जाए कि हमें इनको हराना है। ओके, सो आज भी ऐसे बहुत सारे गाने निकलते हैं। तो वो टाइम पे ऐसे गाने निकलते थे ताकि लोग जोश में आते थे और आज़ादी के लिए लड़ते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, बट देर आर मैनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स। ओके, अभी आज के समय में कुछ ऐसे सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, लिखित में, लिखे हुए फॉर्म में अवेलेबल है, पर बहुत सारे ऐसे अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं। मतलब वो टाइम पे पूरी पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाता था। एक इंसान बोलता था तो वो दूसरे को बताता था, दूसरा तीसरे को बताता था, ऐसे फैलते जाता था सॉन्ग और लोगों को पसंद आता था और लोग वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स याद करते थे। और वो लिखे कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने सिर्फ याद ही रखे, लिखे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, जो कि लिखित में अवेलेबल नहीं है। Through these inspirational songs, we can get information about the conditions during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. और इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिपेंडेंस पीरियड में, आज़ादी की लड़ाई में, और वो टाइम पे लोगों का जो ज्वाला थी, आग थी, क्रांति थी। हम लोग इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के लिरिक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि वो टाइम पे लोगों के अंदर कितना आग और कितनी ज्वाला थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ओके, और कितना बाकी है, ये इतना ही बाकी है और इतना बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं। पोवाडा इज़ अ सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ अ पर्सन। पोवाडा ये एक ऐसा सोर्स है हमको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिसमें किसी इंसान, किसी पर्सनालिटी के काम के बारे में लिखा गया था। देर आर वेरियस पोवाडाज कंपोज्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, वेलर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एट्सेट्रा। और ऐसे बहुत सारे लोगों के पोवाडाज लिखे हुए हैं लोगों के बारे में। 1857 मतलब ये एक ऐसा ईयर था जिसमें लोगों के अंदर बहुत क्रांति छिड़ गई थी, यस। और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और वो टाइम पे बहुत सारे लोग उभर आए थे क्रांति करने के लिए, और उनके बारे में भी पोवाडा लिखे गए थे ब्रिटिश रूल में। ओके, दीज पोवाडाज वर यूज्ड टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट। ये पोवाडाज लोगों के अंदर क्रांति, आग, ज्वाला दिलाने के लिए लिखे जाते थे ताकि लोग आगे बढ़ें और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करें। Apart from freedom movement, the powadas were composed based on the work of Satyashodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukta Maharashtra movement and such other events. Apart from freedom movement के साथ पोवाडाज जो थे वो दूसरे कामों पर भी, दूसरे इवेंट्स पर भी लिखे जाते थे, दूसरे लोगों के काम पर भी लिखे जाते थे। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, मतलब जो महाराष्ट्र मूवमेंट भी हुआ था एक। ओके, महाराष्ट्र स्टेट मूवमेंट आपको तो मालूम ही होगा। और नेक्स्ट और भी बहुत सारे, और दूसरा देखते हैं हम लोग वीडियो, ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस।
मॉडर्न पीरियड के समय में ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स एटसेट्रा. ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, मॉडर्न पीरियड में जब टेक्नोलॉजी आ गई थी तब लोगों ने फ़ोटोग्राफी, फ़ोटोज़ खींचना, कैमरास आ गए थे, रिकॉर्डिंग करना आ गया था, फिल्म्स बनाना आ गया था. ऑब्वियसली ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो टाइम पे तो बहुत ही पुराने तरीके से बनाई जाती थी, फिल्में, कैमरास, रिकॉर्डिंग. लेकिन अभी तो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है. तो ये तो अभी हमारे लिए एक हिस्ट्री का एविडेंस है, प्रूफ है. ओके, फ़ोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. फ़ोटोग्राफ जो है वो देखने, विजुअल मतलब देखने वाले सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का. विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वर क्लिक्ड. और जब फ़ोटोग्राफी आना शुरू हो गई तब बहुत सारे लोगों का फ़ोटोज़, इवेंट्स के फ़ोटोज़, ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स के, प्लेसेस के फ़ोटोज़ निकाले जाते थे. थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट. और इन फ़ोटोग्राफ्स के हेल्प से हम लोग आज किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम विजुअल फॉर्मेट में, मतलब हम उस इंसान का फ़ोटो भी रियल में देख सकते हैं. इन केस ऑफ मीडिवल पीरियड देयर आर पेंटिंग्स अवेलेबल एट द depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful. Yes, मीडिवल पीरियड में फ़ोटोग्राफ्स ये सब नहीं होते थे. वो टाइम पे पेंटिंग्स होती थी, लोग पेंटिंग्स बनाते थे एक दूसरे राजाओं की. लेकिन वो जो पेंटिंग्स होती थी वो एकदम परफेक्ट होती थी, किसी फिज़िकल फीचर्स एकदम परफेक्ट बनाए जाते थे. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउटफुल हो सकता है क्योंकि वी डोंट नो कि वो एकदम परफेक्ट है, एकदम प्रूफ के साथ पेंटिंग है कि नहीं है. वी डोंट नो दैट. ओके, सो कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल. और अगर पेंटिंग और फोटोग्राफ का अगर हम लोग कंपेयर करें तो फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं. द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एट्सेट्रा. और हमको फ़ोटोग्राफ जो है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कि वो किस तरह ड्रेसिंग स्टाइल होता था, किस तरह उसका वो किस तरह दिखता था एंड ऑल. फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अस विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, वेयर एज फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर. किसी इवेंट का अगर फोटोग्राफ आप देखोगे तो आपको उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में समझो, आपने वो टाइम का किसी घर के बारे में आपने फ़ोटो देखा तो वो उसका आप स्ट्रक्चर देखोगे और उसका नेचर पता करोगे. ओके, नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग्स. द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ एज फोटोग्राफी. डिस्कवरी जैसे फ़ोटोग्राफी की डिस्कवरी हुई वैसे ही रिकॉर्डिंग्स की भी डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट है. ओके, रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री. रिकॉर्डिंग एक ऑडियो सोर्स है हिस्ट्री का, मतलब हम लोग कुछ सुन सकते हैं. ओके, हिस्ट्री का. ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज, सॉन्ग्स एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स. मॉडर्न पीरियड के टाइम पे स्पीचेस जो लीडर्स देते थे, सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका वीडियो में नहीं आता था, रेडियो में आता था, ऑडियोज़ में आता था. ओके, तो सॉन्ग्स आते थे जब भी पब्लिश होते थे तो वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही आते थे. और ये सब अवेलेबल हैं आज भी रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में. दे कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री. और ये हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री के ज़रिए के रूप में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल एंथम जन गण मन सॉन्ग संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस can be used as an audio source for the study of history of modern India. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जन गण मन का दिया गया है आपको. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गाना गाया था, मतलब लिखा था, वो उन्होंने गाया भी था. और सुभाष चंद्र बोस जी के जो स्पीचेस थे वो हम लोग हिस्ट्री को स्टडी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. फिल्म्स जो है वो एक यूनिक डिस्कवरी कंसिडर किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की. इन द 20th century देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग.
20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ फिल्म मेकिंग में। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडिया में फिल्म्स की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में, नासिक में 1913 में दादा साहेब फाल्के जी ने शुरू किया था। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल। और ऑडियो विजुअल मतलब हम लोग वीडियोज़ में देख सकते हैं कि दांडी यात्रा एक महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब एक वीडियोज़ में अवेलेबल हैं जो कि आज भी अवेलेबल हैं। यस, थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। और इन फिल्म्स के ज़रिए हम इवेंट्स को रियलिटी में देख सकते हैं। यस, आप यूट्यूब में जब आप देखोगे ना तो आप इनके बारे में आप जान सकते हो, दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप वहाँ पर भी इसके वीडियोस देख सकते हो। और वैसे भी आपको 8th स्टैंडर्ड में आगे भी दांडी यात्रा और सॉल्ट सत्याग्रह इन सब के बारे में आपको पता चलने वाला है। कंपेयर टू एंशिएंट एंड मीडिवल पीरियड, द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस वेराइटी। अगर आप कंपेयर करो एंशिएंट और मीडिवल पीरियड को, हिस्ट्री को, तो जो सोर्सेस है आपको इस हिस्ट्री में मिलेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में प्रूफ्स मिलेंगे, वो थोड़े वैरायटी में हैं तो वही सेम, लेकिन और भी प्लस एक्स्ट्रा भी आपको मिले हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। देयर आर मैनी रिटन सोर्सेज प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्स। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल विभाग, जो भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने उन्होंने अभी भी संभाल के रखे हैं रिटन सोर्सेस, ऑडियो विजुअल सोर्सेस और ऑडियो वीडियो विजुअल सोर्सेस। ओके, ये सब आज भी संभाले गए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब जो कि हिस्ट्री पर इंडिया में ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो कि इंडियन हिस्ट्री पर जांच करता है, रिसर्च करता है। ओके, बट वाइल रेफरिंग the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular event needs to be examined। मगर जब भी अगर आप रेफ़र कर रहे हो रिटन सोर्सेज को, तो उस पर्टिकुलर ऑथर का, जिस ऑथर ने लिखा है उस बुक को, उसकी ओपिनियंस और उसका लिखने का तरीका जो है, और उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है। ओके, ताकि पता करना ज़रूरी है कि वो सच्चा है कि वो झूठा है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत बड़ी आवश्यकता है, नीड है हिस्टोरिकल सोर्सेज को संभाल के रखने का, ताकि हम इंडियन हिस्ट्री की रिचनेस को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें, उनको भी दिखा सकें। तो गाइज़, आज मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी चैनल। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में विच विल बी यूरोप एंड इंडिया। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन प्लीज़ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।